जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कहने से कोई मसला, सभी मसले हल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर स्टेटहुड का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और कल एक बैठक भी हुई है राहुल गांधी के घर पे, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की थी। हमारे साथ खुद इस वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती है। मैडम, सबसे पहला सवाल, कल रात की जो मीटिंग थी, जो डिनर था, उसमें आपने जम्मू कश्मीर पे किन मुद्दों को उठाया? नहीं, वहाँ तो वोट चोरी की बात है जो सबका मुद्दा है। और अगर आपको याद होगा, जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हो गया तो वोट चोरी की शुरुआत तो तभी से होगी। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख वोटर है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोटर है। देयर इज़ नो क्राइटेरिया। इधर का इलाका उधर से मिला है, उधर का इलाका, जेरीमेंडरिंग इतनी ज़्यादा होगी। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट जम्मू कश्मीर नाउ। इट्स अबाउट जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम अ टेम्पलेट। जम्मू कश्मीर एक लेबॉरेटरी बना है। आप वहाँ से शुरुआत करते हैं, पूरे मुल्क को आप वैसा ही बना देते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर को आपने एक प्रिंसली स्टेट को, एक मिनी इंडिया को, जिसके स्पेशल पावर्स थे, जिसने इस मुल्क की जो कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप थी, खासकर जवाहरलाल नेहरू को देख के इस मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद मुल्क के साथ हाथ मिलाया था। आज आपने उसको एक म्यूनसिपैलिटी में कन्वर्ट किया है। वहाँ तमाम एजेंसीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं रेड्स डालने के लिए। कोई बात करते हो तो उसको जेल में डाल देते हो। इट्स लाइक एन ओपन एयर प्रिजन। तो अब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या बात हुई, जम्मू कश्मीर की कितनी बातें करेंगे, क्या क्या बोलेंगे जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में कौन सी बात सीधी है? आज जम्मू कश्मीर के हालात ये है कि जम्मू कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन गया है कि कोई हादसा होगा तो हमारी जंग हो जाएगी। मतलब जम्मू कश्मीर एक मिसाल बन गया है पूरे मुल्क के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस से डिमोट कर करके नीचे ला ला के एक म्यूनसिपैलिटी बनाया है। आप देख लीजिएगा, अगर अभी लोग जागे नहीं, उठे नहीं, तो पूरे मुल्क को ये यूनियन टेरिटरी बना के सेंट्रल में अपना पावर रख के सारे तबाही कर देंगे। लेकिन बात हो रही है स्टेटहुड को लेकर। हमने ये भी देखा कि कल फारूक साहब ने कहा उस मीटिंग में कि हमने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हमने हाल ही में ये भी देखा कि उमर के बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है हाल ही में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि स्टेटहुड के मुद्दे पर आप पार्लियामेंट के अंदर उनका समर्थन दीजिए। तो क्या इनके स्टेटहुड की जो डिमांड है, जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिच कर रही है, आप सपोर्ट करती हैं? देखिए, स्टेटहुड को कौन नहीं चाहेगा कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, मगर स्टेटहुड खाली जम्मू कश्मीर का मसला खाली स्टेटहुड का नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला जो उसका स्पेशल स्टेटस था, जिसको सोच समझ के इस मुल्क के जो उस वक्त की लीडरशिप थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरदार पटेल साहब भी थे, बाकी लोग भी, बाकी सीनियर लीडरशिप भी थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जो एक अलग डेमोग्राफी है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजियस मतलब मिक्सचर है लोगों का, हिंदू मुस्लिम, इट्स लाइक अ मिनी इंडिया। उसको प्रिजर्व करने के लिए उस वक्त ये सोचा गया कि इसको एक ऐसी सेफ गार्ड दिए जाने चाहिए विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था। तो आज आपने वो सारे सेफ गार्ड्स हटाए। तो जब उमर साहब बात करते हैं स्टेटहुड की और सारी पार्टीज़ की, पहले वो जो उनका अपना मेंबर पार्लियामेंट है रूहुल्ला साहब, उनको आमादा करें ना। वो पार्लियामेंट में खाली स्टेटहुड की बात करें। रूहुल्ला साहब भी कहते हैं कि खाली स्टेटहुड की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ओवरऑल जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसकी बात करनी चाहिए। उसके बाद कब तक हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा वो करेंगे, मगर जम्मू कश्मीर की समस्या को हम स्टेटहुड तक लिमिट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट बीजेपी वांट्स। अगर आज बीजेपी का नैरेटिव है स्टेटहुड, एनसी का नैरेटिव है स्टेटहुड, तो फ़र्क क्या रहा? अगर हम लोग भी सिर्फ स्टेटहुड कहते रहेंगे। मेरा है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जिसकी वजह से हम जंग के दहाने तक पहुंच गए, जिसकी वजह से ट्रम्प, जिसको मालूम ही नहीं है कश्मीर कहाँ है, उसने कहा 1000 साल पुराना ये समस्या है, इसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं, मुदाखलत कर सकते हैं उसको हल करने के लिए। जिसने अभी तक 30 बार बोला मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। ये क्यों हुआ? जम्मू कश्मीर की समस्या की वजह से। और जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ स्टेटहुड नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्या खाली 370 नहीं, इट गोज़ बियॉन्ड दैट। तो जब तक आप इन सब मुद्दों को नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कहने से कोई मसला, सभी मसले हल हो जाए। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हाल ही में एक फैसला, एक ऑर्डर सामने आया है जहां पर 25 किताबों को जो सिसिज्म को प्रमोट कर रही थी उनको बैन किया गया है। इस पर आपका रुख क्या है? कोई भी बात करता, कोई इनसे सवाल पूछता है, कहता है आप एंटी नेशनल हो, आप सेशनिस्ट हो, तो किताबें तो सेशनिस्ट नहीं होती हैं।
अरुणधति रॉय जिसको वर्ल्ड फेमस वो राइटर है, उसकी किताब आपने बैन कर दी। नूरानी साहब की बुक्स जो इतना ज़्यादा जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत में ख्यालात की जंग होती है। यू हैव टू फाइट आइडियाज़ विद अ बेटर आइडिया। आप आइडिया को किल नहीं कर सकते, आप हिस्ट्री को इरेज नहीं कर सकते हैं बुक्स को बंद करके। हिस्ट्री है कि मुगलों ने हिंदुस्तान में आके यहाँ की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ बनाया। आज अब लाल किले से जो झंडा लहराते हो वो भी उन्हीं मुगलों का है। जब आप कुतुब मीनार लोगों को, अंग्रेज़ों को दिखाते वो भी मुगलों का। जब आप ताजमहल जो दुनिया का वंडर है वो भी मुगलों की बनाई। तो आप मुगलों को नाम किताबों से मिटाएंगे, ताजमहल को कैसे मिटाओगे, लाल किले को कैसे मिटाओगे? तो इसी तरह से जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, उसको आप किताबें बंद करके नहीं मिटा सकते। तर्क ये बताया जा रहा है कि इन किताबों का इस्तेमाल जमात इस्लामी कर रही थी अपने कैडर्स को बांटने में और इस तरह को जो ये एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए। आरएसएस कौन सी किताब पे काम करती है? हिटलर की किताब, नाजी की किताब, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन। तो सबसे पहले तो फिर उनको बैन किया जाना चाहिए। कोई भी लिटरेचर पढ़ने से तो बुरा नहीं होता है। अगर कोई लिटरेचर ऐसा है कि जिससे खुदा ना खास्ता आपस में दुश्मनी फैल जाए, आपस में कम्युनिटीज़ में, वो सबसे बड़ा काम तो बीजेपी करती है उसका, कम्युनिटीज़ में नफ़रत फैलाने का। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता है, किताबों के पीछे भी इतनी ज़्यादा वेंजेंस। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपको मालूम होता है कि आप नाकाम हो गए, आपकी जो आयरन फिस्ट पॉलिसी वो पूरी तरह से फेल हो गई है और आज आपने जम्मू कश्मीर को जंग के दहाने तक पहुंचाया है, तो फिर आप इसी किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हो। बात करें उमर सरकार की तो लगभग कुछ दिनों के अंदर 10 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 10 महीनों को कैसे देखती हैं आप? उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए जो उन्होंने ड्यूरिंग कैंपेनिंग किए थे? नहीं, अगर एक आम इंसान, मैं तो उनकी अपोनेंट हूँ नेचुरली, आप मुझसे मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि अपोजिशन हैज़ टू अपोज और उसके बाद डिपोज। तो हमारा काम तो यही होता है ना, अपोज करना। मगर अगर आप एक आम कश्मीरी देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 मेंबर असेंबली मिले, मेंबर पार्लियामेंट मिले, 3 मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख मिला के, तो हमने सोचा कि चलो कोई अपना आ गया। अभी तक हमारा डायरेक्ट रूल था बीजेपी का सेंटर से, तो उसमें वो कुछ ना कुछ रोज़ कोई ना कोई ऐसा कोई रेड्स करते हैं, नौजवानों को पकड़ के ले जाते हैं, अफसरों को टर्मिनेट करते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते थे जिससे जम्मू कश्मीर की जो इख्तियारात है ख़त्म हो रहे थे। जम्मू कश्मीर पीपल वर बीइंग डिसपोजेस्ड, डिसएम्पावर्ड। तो हमने कहा अब अपनी सरकार आई, चलिए हमारी अपोनेंट की सरकारी से ही, मगर शायद ये कुछ जम्मू कश्मीर में लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लोग बोलेंगे अब अपनी सरकार आ गई, अब हम चैन से सांस ले सकेंगे। फ्री बिजली की बात छोड़िए, फ्री सिलेंडर की बात छोड़िए, नौकरियों की बात छोड़िए। मैं कहती हूँ जो बेसिक एक इंसान को एक सुकून होना चाहिए था अपनी सरकार बनने के बाद, वो तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा जिसने वक्फ बिल लाया, जिस मिनिस्टर ने उसको टेबल किया, तो उमर साहब ने असेंबली में उस दिन होने के बजाय उसका स्वागत करने के लिए टूलिप गार्डन में गए वो। इसी तरह जो हम चाहते थे 13 जुलाई पे रेजोल्यूशन लाते थे हम छुट्टी के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया असेंबली में। तो ऐसा लगता है कि सरकार बनने के बाद 50 सीटें होने के बावजूद जो लोगों की उम्मीदें थी उसमें किसी उम्मीद पे जो है ये सरकार पूरी नहीं उतर रही है। लेकिन उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम का भी रिसेंटली स्टेटमेंट था कि हमको जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है, और फारूक साहब ने यहाँ तक कह दिया कि राजभवन में वॉइस रॉय है। तो क्या ये रीज़न है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है या वो कर नहीं पा रहे हैं? मालूम नहीं है कि मैंने एक एलजी साहब की एक बात सुनी थी, नॉट दैट आई एग्री जो भी हो रहा है वहाँ पर, मगर एलजी साहब ने कहा कि सारे डिपार्टमेंट जो है पुलिस को छोड़ के इस वक्त उमर साहब के पास हैं। जैसे आपको सड़क बनानी, आपको फ्री बिजली देनी, आपने फ्री सिलेंडर देना, आपने नौकरी देनी है, आपने अच्छी बिजली देनी है, पानी देना है। जो हमारे नौजवान जेलों में हैं उनकी डिटेल लेके पता करना है कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हो, बिकॉज उसमें मेजॉरिटी के केसेस भी नहीं लगे हैं, अंडर ट्रायल्स भी हैं, ऐसे ही बंद पड़े हैं सालों साल से। इसी तरह रोज़ छापे पड़ते हैं, रोज़ हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता है। कहीं तो बात करें, कुछ तो बोलें। बात करना भी मुश्किल हो गया, पहले तो कुछ ना कुछ बोलते थे, अब तो बात भी नहीं करते हैं। अगर हम
बात करें टेररिज्म की तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, पहलगाम के बाद एक कड़ा जवाब था सरकार की तरफ से टेररिज्म के खिलाफ। क्या आप मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म है, इसको सपोर्ट करती हैं? कौन सी टॉलरेंस की जीरो टेररिज्म? फिर पहलगाम में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ? कौन सी पॉलिसी है जीरो टेररिज्म की? मुझे बताओ पहलगाम में कैसे हमारे 26 लोग मारे गए? मैंने तो नहीं कहा, खुद वो कहते हैं सिक्योरिटी लैप्स था। तो जिस पॉलिसी की वजह से हमारे लोग इनोसेंट मारे जाएं, हमारे फौजी रोज़ एनकाउंटर में मुकाबले में आ जाएं, और ख़ासकर जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक जंग के दहाने पे पहुंच जाए, न्यूक्लियर, मतलब अभी इस वॉर के बाद मुझे ये बताइए हमारे मुल्क का स्टेचर दुनिया में बड़ा है या नीचे आ गया है? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान जो हमारे से इतना सा मुल्क है, जो सिर्फ लोन्स के ऊपर चलता है, उनके जो जनरल है, जैसे राहुल जी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इल्ज़ाम लगाती है, ही इज़ द जनरल देयर, वो जाके अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, और हमारे को उनको 19% लगाया जाता है टैरिफ और हमें 50% लगाया जाता है। तो अगर पॉलिसी इस सरकार की सही होती, डोमेस्टिक या एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन अफेयर पॉलिसी, तो आज हमारा मुल्क वहाँ नहीं होता जहाँ होता है। आज आप खाली जो आपने 2019 में फ़ैसला किया 370 को स्क्रैप करने का अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उससे आपने पाकिस्तान के लिए खाली दुश्मनी नहीं, उसने आपने चाइना और पाकिस्तान को ऐसे कर दिया। और आज आप आर्म्स की जो रेस है, जो हथियारों की रेस है, वो खाली पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आप चाइना के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा जो CDS है, उनने खुद बताया कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ भी लड़ रहे थे। यानी हमारा मुल्क जो अभी इकोनॉमिकली इतना वीक है, ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, अब हम इस आर्म्स रेस में ऐसे फंस गए हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी की रेखा से कैसे उठाएंगे, कैसे अच्छे अस्पताल देंगे, जबकि हमारा सारा पैसा, हमारी सारी एनर्जी, सारा ध्यान जो रहेगा वो इसमें रहेगा कि हम किस तरह चाइना के साथ मिलिटरीली कम्पीट करें, वेपनरी के साथ कम्पीट करें, बिकॉज इट्स नो मोर अबाउट पाकिस्तान नाउ। तो ये कौन सी पॉलिसी है, बताइए मुझे। अच्छा, पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा इस बार पीसफुल भी रही, कामयाब भी रही, 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे। और अब आपको लगता है कि वहाँ पर अप्रैल के बाद हालात बदले हैं, वहाँ पर टूरिज्म वापस पटरी पर लौट रहा है? हम तो उम्मीद करेंगे, और मैं तो आपके माध्यम से अपने जो मुल्क के तमाम लोगों को गुजारिश भी करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ये जो हादसा हुआ पहलगाम का, बहुत बुरा हुआ, और हमें सबको बहुत तकलीफ़ हुई उस हादसे से। और हमारे लोगों ने उस वक्त भी जो वहाँ थे, जो उनसे बन पड़ा कर लिया, खून भी दे दिया, अस्पताल भी पहुँचाने की कोशिश की, मगर हालात एक जैसे नहीं होते हैं। अब हालात बेहतर हो गए हैं, और आपको ज़रूर कश्मीर आना चाहिए, और कश्मीर की खूबसूरती का आपको पूरा लुत्फ़ लेना चाहिए। आपने ट्रंप की बात की, तो हाल ही में ट्रंप ने पहले 25% लगाया टैक्स, उसके टैरिफ, उसके बाद 50% तक उसको पहुंचाया। आपको लगता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट, जो अभी ट्रंप सरकार वहां पर है, वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी रुख अपना रही है? वो तो दोस्त हैं, वो तो बहुत बड़े दोस्त थे, ट्रंप हमारे मुल्क के थे ना। तो यही देखना चाहिए कि कहाँ हमारी पॉलिसी, हम कहीं ना कहीं हमारी जो मुल्क की पिछले 10-11 साल से जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। यानी कि जो हमें डोमेस्टिकली सूट करता है, हम वही फॉरेन पॉलिसी में भी चलाते हैं। यू हैव टू हैव अ डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक अलग। आपने दोनों को जिस तरीके से वोट मिलेंगे, आप वही बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी हमारी बाहर के मुल्कों ने पकड़ ली, अमेरिका ने पकड़ ली है, चाइना ने पकड़ ली। चाइना ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, हमने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हालांकि गुस्सा होता है यहाँ जब कश्मीरी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। ये बात और है कि जंग जो है हमारी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे लड़ी जाती है। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आज भी ट्रंप उसी की बात कर, तो मैं समझती हूँ कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा जो है उसके बारे में मालूम नहीं कब वो क्या कहेगा, मगर ये जो हमारा जो अभी उनके साथ जो हालात हो गए हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं।
और कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा मिक्स हो गया है डोमेस्टिक पॉलिसी विद फॉरेन पॉलिसी, उस वजह से शायद बाहर के लोग हमें ज़्यादा सीरियसली अब नहीं लेते हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले वो व्हाइट हाउस में उन्होंने लंच किया था, लेकिन फिर वो अमेरिका जाने वाले हैं। तो क्या ये इंडिकेशन है कि ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऑब्लाइज कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है? देखिए ना, पाकिस्तान जो है बहुत ही अक्लमंदी से वो चाइना और अमेरिका दोनों को साथ साथ रख रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेटजिकल पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजिकल पोजीशन है जम्मू कश्मीर की। क्यों नहीं सिल्क रूट खोला जाता है? क्यों नहीं हमारा जो मुल्क है वो गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बनाता है जम्मू कश्मीर को? अगर उन्होंने सी पैक किया, उन्होंने बेल्ट एंड रोड का वो किया चाइना के साथ, तो हमारा मुल्क पीछे क्यों? हम भी तो स्ट्रेटजिकली वेल प्लेस्ड हैं जम्मू कश्मीर, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-11 साल से ज़्यादा ध्यान जो है कौन सा मीट खाया, सब्ज़ी किसने खाई, सर पे टोपी किसने पहनी है, नमाज कौन पढ़ता है, मंदिर कौन जाता है, तो ये इसी में तो हमारी सारी पॉलिटिक्स फंसी हुई है। और हमारा तो बिल्कुल ध्यान हट गया हर चीज़ से। जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए था कि पाकिस्तान पिछले सालों से कितनी एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है, उनके पास चाइना की वजह से कितना ज़्यादा वेयर विदॉल वेपनरी आई है, वो क्या कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को निशाना साध रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। इसी बीच एसआईआर को लेकर भी संसद नहीं चल पा रही है, उसमें भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। तो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर इस तरह से सवाल उठाना सही है? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब से ये सरकार बनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपकी एजेंसीज है, सबको मिसयूज़ किया जाए, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, सबको थ्रेटन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जुडिशरी को सबवर्ट किया जाता है। जब भी जुडिशरी आपका कोई डिसीजन देती है जो सरकार के मुनाफिक नहीं होता है, तो आपने देखा कि जब जुडिशरी का डिसीजन आया दिल्ली सरकार को लेके, ट्रांसफर्स को लेके, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया। उसके बाद दूसरा डिसीजन आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन के लिए, उसमें भी ऑर्डिनेंस लाया। तो आज इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार में पूरी जुगलबंदी है। आज जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बीन बिलिटल्ड, दे हैव बीन सबवर्टेड, और इलेक्शन कमीशन इज़ नो डिफरेंट। मीडिया का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर मीडिया इस वक्त न्यूट्रल होता तो इस मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे नहीं होते। आसिफ मुनीर साहब ट्रंप के साथ लंच और डिनर नहीं कर रहे होते, और हमको 50% टैरिफ नहीं लगता, क्योंकि अगर हम नॉन अलाइनमेंट में होते और अगर मीडिया सच बोलता है, मीडिया सच बोलता नहीं, मीडिया भी हिंदू मुस्लिम करता रहता है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि जब तक हम मतलब जो बीजेपी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा देशभक्त पार्टी कहती है, जब तक वो वोट को छोड़ के मुल्क को सामने नहीं रखेगी, देश हित को सामने नहीं रखेगी, तो हम खुदा ना खास्ता और दिन ब दिन नीचे जाते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पीडीपी प्रमुख और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18।